अब हम देखेंगे ट्रांजिशन स्टेज को। ठीक है, अब देखें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमने पीछे देख लिया था। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो था हमारे पास पायरूवेट। अब पायरूवेट जो है ना, अगर तो होंगी एनएरोबिक कंडीशंस यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो ये पायरूवेट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टेट। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है यानी कि हमारे पास एरोबिक कंडीशंस हैं, तो सिर्फ उसी सूरत में जो पायरूवेट है वो एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल को ए। तो देखते हैं अब कि एरोबिक कंडीशंस में, कि एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास है, तो ये जो पायरूवेट है ये एंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे पायरूवेट एंटर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, ये पायरूवेट हमारे पास है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना, इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल में हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देंगे इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं एसिटाइल को ए। एसिटाइल मतलब 2 कार्बन है और इसके साथ जो कोएंजाइम ए अटैच है, तो इसकी वजह से इसका नाम है एसिटाइल को ए। अब ये जो इसका एक कार्बन कम हुआ है वो रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कोएंजाइम ए है वो कहाँ से आया है, इसके अंदर इस प्रोसेस के दौरान जो है ना, हमने कोएंजाइम ए इसके अंदर ऐड की है और इस प्रोसेस के दौरान NAD पॉजिटिव से हमारे पास बन जाएगा NADH। ग्लाइकोलिसिस के एंड पे हमारे पास थे पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स, इसलिए सारे प्रोसेस के दौरान जो है ना 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे, 2 ही हमें कोएंजाइम ए चाहिए होंगे और 2 ही हमारे पास एसिटाइल को ए बनेंगे। इस प्रोसेस के लिए जो हमारे पास एंजाइम है वो है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस। अब हम देखते हैं पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस को, कि इसका प्रोसेस को जो है वो हम मैकेनिज़्म देखते हैं। ये जो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है ये एक मल्टी एंजाइम है हमारे पास। क्या है ये? मल्टी एंजाइम है। ये मुश्तमिल होता है 3 इंडिविजुअल एंजाइम्स पे, E1, E2 और E3। और इसको चाहिए होते हैं अपने मतलब सारे प्रोसेस के लिए 5 कोएंजाइम्स। और साथ साथ जो है ना मैं इनका फंक्शन भी बताती जाऊंगी और बताती जाऊंगी कि कौन सा कोएंजाइम किस इंडिविजुअल एंजाइम में प्रेजेंट है। सबसे पहले देखते हैं E1 को, जो कि क्या है, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का एक सब यूनिट है। इस E1 एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होता है कोएंजाइम थायमीन। थायमीन प्रेजेंट होता है और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसके साथ अटैच होते हैं 2 फॉस्फेट, इसे हम कहते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो E1 के अंदर कौन सा एंजाइम हुआ? थायमीन। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। अब थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या करता है, इस जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल था पायरूवेट, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल और उसको अपने साथ अटैच कर लेता है। ये 2 कार्बन जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं एसिटाइल। तो यानी थायमीन पायरोफॉस्फेट ने क्या किया, पायरूवेट को कन्वर्ट किया इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल और अपने साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच कर लिया। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, अब ये जो इसका एक कार्बन रिमूव हुआ है, इसको कन्वर्ट किया 2 कार्बन मॉलिक्यूल में, तो वो एक कार्बन रिमूव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि थायमीन का हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या करवाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। इसने क्या करवाई, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरूवेट। नेक्स्ट देखते हैं हम एंजाइम E2। E2 के अंदर कौन सा कोएंजाइम प्रेजेंट है? इसके अंदर कोएंजाइम है लाइपो 8। ठीक है, ये लाइपो 8 इसके ऊपर लगे होते हैं 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हम लाइपो 8 का फंक्शन देखते हैं। लाइपो 8 क्या करेगा, ये जो एसिटाइल ग्रुप है रिसीव करेगा फ्रॉम थायमीन पायरोफॉस्फेट और उसको अपने साथ अटैच कर लेगा। ठीक है, ये लाइपो 8 था, इसने एसिटाइल ग्रुप यहाँ से लिए, उसको एक जो 2 सल्फर लगे हुए थे इन द फॉर्म ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड, और एक सल्फर के साथ एसिटाइल ग्रुप को अटैच कर लेगा और दूसरा सल्फर जो है ना उससे बन जाएगा हमारे पास थायोल ग्रुप, उसके साथ हाइड्रोजन लगेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू थायोल ग्रुप। तो लाइपो 8 का फंक्शन देख लिया कि ये क्या करता है, रिसीव करता है एसिटाइल ग्रुप को फ्रॉम थायमीन पायरोफॉस्फेट। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, इसके लिए ना E2 के लिए एक सबस्ट्रेट होता है जो कि कोएंजाइम ए सबस्ट्रेट है फॉर E2। वो कोएंजाइम ए क्या करता है, इस लाइपो 8 से लेता है एसिटाइल ग्रुप और बन जाता है एसिटाइल को ए। चूँकि इस प्रोसेस में 2 कोएंजाइम ए जो है ना वो आएंगे तो बनेगी हमारे पास 2 एसिटाइल को ए। तो ये जो दूसरा सल्फर है ये भी हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू थायोल ग्रुप। तो हमारे पास कितने थायोल ग्रुप आ गए, लाइपो 8 के साथ 2 थायोल ग्रुप अटैच हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं E3। एंजाइम E3, इसके अंदर कौन सा कोएंजाइम होता है, इसके अंदर होता है कोएंजाइम FAD। वो FAD क्या करता है, ये जो थायोल ग्रुप थे इनके जो हाइड्राइड आयन है उनको एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FADH2। अब इसमें से ये जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गए और ये दोबारा जो है ना अपनी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया लाइपो 8, जिसके साथ जो है ना 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड अटैच हैं।
अब हमारे पास बन गया यहाँ पे FADH2। ये था हमारे पास फोर्थ कोएंजाइम। अब फिफ्थ कोएंजाइम देखते हैं। अब ये जो NAD है ये सबस्ट्रेट है E3 के लिए। FADH2 क्या करेगा, NAD पॉजिटिव की रिडक्शन कर देगा और बना देगा 2NADH। तो हमारे पास इस केस में क्या बन गया, 2NADH। तो कितने हमने कोएंजाइम्स पढ़े, 5 कोएंजाइम्स पढ़े, ठीक है। अब इसमें से जो हमारे पास कोएंजाइम था थायमीन, लाइपो-8 और FAD, ये तीनों जो है ना अपने रिस्पेक्टिव एंजाइम के साथ बाउंड थे। जबकि ये जो को एंजाइम ए था ये E2 के लिए सबस्ट्रेट था, तो इसे हमने कहा था कि ये को ए जो है ना हमारे पास को सबस्ट्रेट है। इसी तरह जो NAD है ये सबस्ट्रेट है फॉर एंजाइम E3, तो इसे हम कहते हैं ये को सबस्ट्रेट है फॉर E3। तो इस तरह हमने 5 को एंजाइम्स देख लिया और उनका हमने फंक्शन देख लिया। अब ये जो एंजाइम E1, E2, E3 है इनका नाम क्या है। अब ये जो E1 है इसने मेनली यहाँ पे क्या हुई थी, डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी हमारे पास, लेकिन हम इसका नाम क्या रखेंगे, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। E1 का नाम क्या हो गया, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस। अब E2 का क्या नाम होगा। E2 में देखें यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है थायमीन पायरोफॉस्फेट से लाइपो-8, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है कोएंजाइम ए के पास, और इस केस में जो कोएंजाइम ए है वो हमारे पास है लाइपो-8, तो वहाँ से इसका नाम पड़ गया डाईहाइड्रो लाइपोअमाइड एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ये हो गया E2। नेक्स्ट देखते हैं E3 एंजाइम का क्या नाम है। यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन की ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। यहाँ से उसने हाइड्राइड आयन रिमूव की, ये खुद रिड्यूस हो गया इन द फॉर्म ऑफ FADH2। तो इस मतलब यहाँ से इस एंजाइम का नाम है E3 का डाईहाइड्रो लाइपोअमाइड डिहाइड्रोजिनेस। तो इस तरह हमने E1, E2, E3 के अब एंजाइम के नाम भी देख लिए। अब ये जो हमारे पास इसका एडवांटेज क्या है, ये जो हमारे पास कैटालिटिक साइड के लिए जो सबस्ट्रेट है वो उनकी जो चैनलिंग है इस केस में जो है ना हमारे पास आसान हो जाती है। तीनों एंजाइम्स इकट्ठे पड़े हुए हैं तो सबस्ट्रेट की चैनलिंग बहुत आसान हो जाती है और इस केस में हमारे पास कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने पढ़े थे इसके जो है ना पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के 3 एंजाइम। अब हम देखते हैं इसकी रेगुलेशन में देखते हैं रेगुलेटरी जो है ना इसके 2 एंजाइम है। सबसे पहले देखते हैं पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस को। नाम काइनेस से जाहिर है इसकी क्या करवाएगा, फॉस्फोरिलेशन। जब इसकी फॉस्फोरिलेशन करवाएगा तो ये इस एंजाइम को E1 जो एंजाइम है हमारे पास मेनली उसकी रेगुलेशन कर रहा है, तो इसको हमारे पास जाके इनहिबिट कर देगा। यानी अगर PDH काइनेस एक्टिवेट होगा तो E1 को इनहिबिट करेगा। अब अगर बॉडी में ATP का लेवल ज़्यादा है या NADH का लेवल जो है ना वो ज़्यादा है, जो कि हमारे पास क्या है, हाई एनर्जी कंपाउंड है, तो बॉडी क्या करेगी कि ATP बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है बॉडी में ऑलरेडी, तो और नई ATP बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें चाहिए कि ये जो E1 है इनको इनहिबिट कर दें, इन एंजाइम्स को, इस प्रोसेस को यहीं पे रोक दें। तो ATP और NADH इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेंगे। जब ये एंजाइम स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये एंजाइम जाके E1 को इनहिबिट करेगा। जब E1 इनहिबिट हो जाएगा तो फर्दर प्रोसेस भी नहीं होगा, तो कोई जो है ना नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल वगैरह नहीं होगा और नई ATP नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर जो है ना हमारे पास एसिटाइल कोए का लेवल ज़्यादा होगा, सेम वही कंडीशन, एसिटाइल कोए ज़्यादा है तो ज़्यादा क्रेब्स साइकिल बनेगा। ज़्यादा एनर्जी है तो हमें और एनर्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा। जब ये एंजाइम स्टिमुलेट हो गया तो इस E1 एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देगा। भाई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो इस प्रोसेस को यहीं रोक दो। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर बॉडी में ATP का लेवल कम है। जब ATP का लेवल कम होता है तो वो ATP कन्वर्ट हो जाती है इनटू ADP या AMP। ये जो राइज इन लेवल ऑफ ADP है ये इंडिकेटर है कि बॉडी में एनर्जी कम है, मज़ीद जो है ना वो ATP बनाने की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगी, इस एंजाइम को ADP इनहिबिट करेगी। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो E1 जो है ना हमारे पास ये इनहिबिट होगा, तो ये E1 जो है ना एंजाइम हमारे पास स्टिमुलेट हो जाएगा। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो फर्दर प्रोसेस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी और हमारे पास जो है ना वो ATP बन जाएगी। इसी तरह अगर कोएंजाइम A या NAD पॉजिटिव का लेवल ज़्यादा है, कोएंजाइम A ज़्यादा का मतलब ये है कि इसका एसिटाइल ग्रुप यूटिलाइज हो रहा है ज़्यादा। NAD पॉजिटिव अगर ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि NADH जो है ना वो ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। जब वो ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है तो फर्दर जो है ना हमें दोबारा ATP बनाने के लिए इनकी ही ज़रूरत होती है, तो ये आके जो है ना इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा। जब ये स्टिमुलेट होगा तो हमारे पास फर्दर प्रोसेस जो है ना वो होते रहेंगे। इसी तरह अगर पाइरूवेट का लेवल ज़्यादा है तो इस पाइरूवेट की ब्रेकडाउन भी तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट हो गया तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा E1, तो E1 स्टिमुलेट हो गया तो हमारे पास फर्दर प्रोसेस होंगे और जो है ना क्रेब्स साइकिल होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। इस तरह जो इसका लेवल इंक्रीज़ किया हुआ था वो हमारे पास जो है ना वो डिक्रीज़ होकर नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एंजाइम
पायरूवेट डीहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेस। फॉस्फेटेस क्या करेगा, इस E1 के ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप को जो है ना वो रिमूव करेगा। जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये एंजाइम क्या होगा, ये एंजाइम हमारे पास E1 जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, फर्दर आगे जो है ना सारा प्रोसेस होगा, क्रेब्स साइकिल वगैरह होगा। ये देख लिया हमने पायरूवेट डीहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेस। और इस पायरूवेट डीहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेस को कौन से जो है ना फैक्टर इसको स्टिमुलेट करते हैं, एक इंक्रीज इन लेवल ऑफ कैल्शियम। जब आपको पता है स्केलेटल मसल से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना होता है तो उसके लिए ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है, जब और जो है ना वो ज़्यादा ATP चाहिए होती है। तो ज़्यादा कैल्शियम आके इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा। जब ये एंजाइम हमारे पास स्टिमुलेट होगा तो ये जाके E1 को स्टिमुलेट करेगा कि भाई एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर वो फर्दर प्रोसेस हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर इंसुलिन का जो कैल्शियम अगर ज़्यादा होगा तो इंसुलिन जो है ना वो ज़्यादा हमारे पास एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए जो है ना वो रिलीज़ होती है। इंसुलिन ज़्यादा होगी तो वो भी इस एंजाइम को जो है ना हमारे पास स्टिमुलेट करेगी। अब हमने E1 एंजाइम के जो थे ना वो इनडायरेक्ट, ये ATP और NADH एक तरह से तो इनडायरेक्ट भी इसके जो है ना इनहिबिटर थे E1 के, और एक जो है ना इनका डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है कि ATP का लेवल ज़्यादा होगा और NADH का लेवल ज़्यादा होगा। ATP ज़्यादा है, बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है, मज़ीद एनर्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई इस एंजाइम को इनहिबिट करो और फर्दर प्रोसेस को रोको। तो ये इस तरह हमने देख लिया ट्रांजिशन स्टेज, पायरूवेट डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स और इसकी रेगुलेशन।